नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये 10वां लेक्चर होगा। ठीक है, आज भी हम कुछ बहुत अच्छे प्रश्नों को लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में संभावना है वो पूछे जाएंगे। अब हर प्रश्न को डिस्कस करते समय उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता दूंगा जो कि आपकी परीक्षाओं में काम आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन मौका लाया है। उनके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है। 5 नवंबर को ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा। ये पूरा टाइम टेबल आप समझ लीजिए। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर जो फ्री मॉक टेस्ट है, ये 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे कंडक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद इसका सल्यूशन, इसका एनालिसिस किया जाएगा। जो टेस्ट होगा इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का। जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसका सल्यूशन या कहा जाए इसका एनालिसिस 4 बजे उसी दिन शाम को किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके और जनरल साइंस आएगा, उसका जो एनालिसिस है गौरव कुमार सिंह के द्वारा किया जाएगा 7 बजे शाम को। ये सभी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, उसका एनालिसिस रात को 9 बजे होगा सुमित गोयल के द्वारा। तो इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस टेस्ट को अगर आप देना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसके माध्यम से आप इनरोल कर लीजिए, तभी आप टेस्ट दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर सारी जो जानकारी है आप पढ़ सकते हैं कि 3 बजे ये टेस्ट कंडक्ट होगा। यहाँ पर जो इनरोल वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके सिंपली आप इनरोल कर लीजिए और एग्जैक्टली 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे आप टेस्ट देने आ जाइएगा। हालांकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और टेस्ट देंगे, उसके बाद रैंक भी आपको मालूम पड़ जाएगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा था, तो उसमें उसने एक बात कही कि जो निजी घर हैं, जो हमारे अपने घर हैं, जैसे मेरा घर है तो मैं अपने घर के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज है, मेरा नेशनल जो फ्लैग है, उसको फहरा सकता हूँ, उसको लगा सकता हूँ। ये मेरा एक मौलिक अधिकार में आता है। तो ये कौन से मौलिक अधिकार में आता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज जो है वो है। ठीक है, अर्थात ये स्वतंत्रता है आपकी, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, कौन से मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का जो मामला था 2004 का, उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 29 हो जाएगा। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग के निवासी या नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये भी व्याख्या की है कि आर्टिकल जो 29 है ये स्पेशली किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है, ये मेजॉरिटी में जो हैं, भारत में जो मेजॉरिटी संख्या में लोग हैं उनके लिए भी ये लगता है। ठीक है, वो भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के अधिकारी हैं। हालांकि आप ये सोच के बताइए कि कोई देश है, उस देश में क्या कभी जो मेजॉरिटी होगी उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति पर आँच आ सकती है? तो ऐसा मुश्किल है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि ये जो आर्टिकल जोड़ा गया है संविधान में, ये हमारी संविधान सभा ने मेनली अल्पसंख्यक वर्गों को ध्यान में रखकर ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था?
इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में। ठीक है, 1976 में। आर्टिकल जो हमारा 23 है उसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव का बलात्कार नहीं किया जा सकता, मानव से बेगारी नहीं कराई जा सकती है। ठीक है, और इस संसद को ये आगाह किया गया था कि इसे रोकने के लिए अगर फ्यूचर में उसे लगे तो कोई कानून वो ज़रूर बनाए, सख्त सख्त कानून बनाए। संसद ने समय समय पर कानून भी बनाए हैं। जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है ये 1976 में संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इस कानून के अंदर बिना पैसे दिए मजदूरी करवाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। जो आर्टिकल 23 है उसमें दुर्व्यापार का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब मानव का जो है ना व्यापार नहीं होगा या मानव के अंगों का व्यापार नहीं होगा, जैसे मानव को ही खरीद के बेच दिया जाए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा कि उसका अगर मन नहीं है काम करने का उसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही, नहीं ऐसा नहीं होगा। बेगारी भी नहीं करवाई जाएगी कि मतलब बिना पैसे दिए उसे काम करवाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये जो रिपोर्ट है इन्होंने 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की थी। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए 1978 की बात है, मोरारजी देसाई की सरकार थी। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था बीपी मंडल, उनकी अध्यक्षता में इस पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इन्हें ये काम दिया गया था कि भारत के अंदर जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनकी आप सूची बनाइए और उन्हें कितना आरक्षण दिया जाए ये बताइए। तो 27% आरक्षण देने की सिफारिश मंडल आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो डीपीएसपी में जो कल्याणकारी बातें जोड़ी गई हैं उनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी गांधी जी की विचारधारा से मैच नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना, ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जोड़े गए थे, लेकिन ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। जबकि गांधी जी का मानना था ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए था, ग्राम स्वराज की बात वो करते थे। इसके अलावा औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, अर्थात जो दारू शराब है इस पर रोक लगाने की वो बात करते थे। कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करने की वो बात करते थे। ठीक है, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना आर्टिकल 43 में है, ये भी गांधी जी की विचारधारा है। जबकि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा का और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ये आर्टिकल 46 में है, ये भी गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो नशीली दवाएं हैं, मदिरा हैं, इनका रोक कर लगाना आर्टिकल 47 में, ये भी गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। अर्थात उनके विरोध में या जब राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था उनके ओपोनेंट कोई खड़ा नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1977 से 1982 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में
रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ जो वयस्क व्यक्ति है जिसकी उम्र मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसके शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है? तो ये सही जवाब आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, और रक्त का पीएच भी पूछा जाता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो ब्लड का कलर रेड होता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। कर्क रेखा जो है किस राज्य से गुजरती है? आपको मालूम होना चाहिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर 8 राज्यों का आपको नाम मालूम है तो इसका जवाब आसानी से बता पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड से गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नोट कर लीजिएगा, ये 8 राज्य हैं। ठीक है, और भारत में माही नदी एक ऐसी नदी है ना जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब ऐसे जाती है फिर ऐसे आ जाती है, तो ये कर्क रेखा है, तो ये 2 बार देखिए काट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के ये स्टेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार की सीमा के साथ स्पर्श नहीं करता है? मैप अगर आपके दिमाग में बना होगा तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब है आसाम। ठीक है, म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, नागालैंड के साथ लगती है, मणिपुर के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, जो कि लगभग 1643 किलोमीटर है। म्यांमार की सीमा भारत से लगभग 1643 किलोमीटर लगती है। और कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जबकि असम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चारों विकल्पों में से सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब चेन्नई है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चारों विकल्पों में से बताइए किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो बहुत अधिक हैं, इसी कारण से कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था वह कौन थे? ये तो बहुत आसान है। प्राचीन भारत का हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा प्राचीन भारत पढ़ा दिया है। क्रैश कोर्स 5 घंटे के अंदर पूरा प्राचीन भारत आप पढ़ लेंगे, उसमें ये जिक्र आया है ज़रूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपगुप्त। तो उपगुप्त थे, इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था। और आपको ये भी मालूम है कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें जो नरसंहार हुआ था उसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। तो उसने युद्ध की नीति को छोड़ दिया और धर्म की नीति को अपना लिया और बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इन चारों विकल्पों में से ये स्तंभ लेख लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर जिले में है। ठीक
ठीक है। और जयपुर ज़िले के अंदर एक जगह है विराटनगर, वहाँ पर स्थित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर 4 लेक्चर महत्वपूर्ण लेक्चर है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।